एक आदमी को गहरे अंधेरे गड्ढे में होश आता है। उसके चारों तरफ सड़ती हुई लाशें थीं और उसे यह तक याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसी आइलैंड पर हजारों मरे हुए शरीर पड़े थे। हर तरफ मौत फैली हुई थी और यहाँ मौजूद किसी भी इंसान को अपनी असली पहचान याद नहीं थी। आखिर ये जगह क्या थी और यहाँ के लोगों के साथ हुआ क्या था? इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसे अपना नाम तक याद नहीं था। होश में आने के बाद वह घबराकर चारों तरफ देखने लगता है। उसके कपड़े खून से सने हुए थे, शरीर पर कई चोटें थीं और उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। वह चारों तरफ नजर दौड़ाता है। गड्ढा इतना बड़ा और गहरा था कि उससे बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि ऊपर कोई खड़ा होकर उसे देख रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह साया वहां से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद उसे पास में एक पिस्तौल मिलती है और उसके हाथ पर किसी जानवर के काटने जैसा निशान भी दिखाई देता है। वह समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। तभी ऊपर से एक रस्सी नीचे गिरती है। वही शख्स जिसने पहले उसे देखा था अब उसकी मदद कर रहा था। वह आदमी रस्सी पकड़कर किसी तरह ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही वह देखता है कि वहां कोई नहीं है, सिर्फ चारों तरफ बिखरी हुई लाशें हैं। डर और उलझन में भटकते हुए उसे एक घर दिखाई देता है। वह पिस्तौल संभाले धीरे धीरे उस घर के पास पहुंचता है और टूटी हुई खिड़की से अंदर झांकता है। घर के अंदर कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वह दबे पांव अंदर घुसता है और उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां से आवाजें आ रही थी। वहां दो आदमी और दो औरतें आपस में बहस कर रहे थे, जबकि एक आदमी जमीन पर बेसुध पड़ा था। उन दोनों औरतों में छोटे बालों वाली एक एशियन लड़की वही थी जिसने उसे गड्ढे से बाहर निकाला था। तभी वो आदमी अचानक उनके सामने आ जाता है और उन पर अपनी पिस्तौल तान देता है, लेकिन वहाँ मौजूद एक आदमी के हाथ में भी शॉटगन थी। वह भी तुरंत उसे निशाने पर ले लेता है। ये देखकर गड्ढे से निकला आदमी गुस्से में कहता है, क्या ये तुम्हारा घर है? लोगों को मारकर गड्ढे में तुम ही फेंक रहे हो ना? इस पर शॉटगन वाला आदमी जवाब देता है, मैं नहीं, तुम लोगों को मार रहे हो। आखिर तुम हो कौन? ये सुनकर गड्ढे से निकला आदमी कुछ पल सोचता है और कहता है, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं अचानक उस गड्ढे में जागा था। उससे पहले क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। तभी उनकी बहस के बीच जमीन पर पड़ा वह बेसुध आदमी अचानक होश में आ जाता है। उसका शरीर बुरी तरह अकड़ा हुआ था और वह दर्द से कराह रहा था। तभी वहाँ मौजूद एक लड़की उसे पानी पिलाती है और वह शांत होकर लेट जाता है। इसी दौरान गड्ढे से निकला आदमी उससे पूछता है, तुम कौन हो? लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी को भी नहीं पता था कि वो कौन है। धीरे धीरे ये साफ हो जाता है कि वहाँ मौजूद सभी लोग अपनी पहचान भूल चुके हैं। किसी को नहीं पता कि वे कहाँ से आए हैं और यहाँ कैसे पहुँचे हैं। उनके पास न कोई फोन है और न ही कोई कंप्यूटर, यानी बाहरी दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं था। हालांकि जब सभी अपनी जेबें टटोलते हैं तो कुछ लोगों को अपनी आईडी मिल जाती है जिससे उनके नाम पता चल जाते हैं, लेकिन गड्ढे से निकले आदमी के पास कोई पहचान नहीं थी। गूंगी लड़की सभी को कुछ लिखकर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी भाषा कोई नहीं समझ पाता। उधर गड्ढे से निकला आदमी और ल्यूकस लगातार बहस में उलझे रहते हैं। बाकी लोग उन्हें शांत करते हैं और कहते हैं कि लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, सभी को मिलकर पता लगाना चाहिए कि आखिर वे यहाँ क्यों हैं। तभी गूंगी लड़की अपने हाथ पर बने एक निशान को देखकर कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी लोग उसकी बात नहीं समझ पाते। इसके बाद वे पूरे घर की जांच करते हैं। उन्हें पता चलता है कि घर में खाने पीने की चीजें पूरी तरह मौजूद हैं, यानी किसी ने जानबूझकर इन सब चीजों का इंतजाम किया हुआ था। घर में उन्हें एक कैलेंडर भी मिलता है जिसमें 18 तारीख पर लाल गोला बना हुआ था और उस तारीख में सिर्फ एक दिन बाकी था। इससे सभी को लगने लगता है कि 18 तारीख को शायद कुछ बड़ा होने वाला है। इसी बीच उन्हें कई बंदूकें भी मिलती हैं। माइकल नाम का एक शख्स उन्हें बड़े प्रोफेशनल तरीके से चलाना जानता था। इससे सभी को लगता है कि शायद वो पहले पुलिसमैन या किसी सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता होगा। भले ही इन सब की याददाश्त चली गई थी, लेकिन उनकी पुरानी ट्रेनिंग और हुनर अब भी उनके साथ थे। धीरे धीरे गड्ढे से निकले आदमी को अजीब विजन आने लगते हैं। उसे दिखाई देता है कि वह एक लड़की को घसीटकर उसी गड्ढे में फेंक रहा है। उस लड़की की गर्दन पर सी हॉर्स का टैटू बना हुआ था। ये देखकर वह डर जाता है और खुद पर शक करने लगता है। इसी बीच वह म्यूट लड़की चुपचाप जंगल की तरफ भाग जाती है। यह देखकर गड्ढे से निकला आदमी, ल्यूकस और शेरन हथियार उठाकर उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। चलते चलते उनकी नजर आसमान पर जाती है। रात के अंधेरे में सितारे असामान्य रूप से साफ और चमकदार दिखाई दे रहे थे। तीनों टॉर्च और बंदूक लिए एक संकरी पगडंडी पर आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें आसपास से अजीब सी बदबू आने लगती है। यह किसी सड़े हुए मांस जैसी बदबू थी। तभी शेरन अपनी टॉर्च की रोशनी एक पेड़ पर डालती है और सामने का नजारा देखकर सन्न रह जाती है। पेड़ से एक आदमी की लाश बंधी हुई थी। वे अभी इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें पास ही एक और पेड़ से बंधी हुई वैसी ही लाश दिखाई देती है। ये देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वे तुरंत वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तभी जंगल के अंदर से किसी की चीख सुनाई देती है। वे आवाज की दिशा में दौड़ते हैं और कुछ देर बाद जंगल के बीच बने एक शेड तक पहुँच जाते हैं। शेड के अंदर एक औरत बेड़ियों से बंधी हुई थी। वहीं म्यूट लड़की उसे किसी छोटे बच्चे की तरह
खाना खिला रही थी। जब वे उस औरत के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डालते हैं तो देखते हैं कि उसका चेहरा किसी मुर्दे की तरह सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें भी पूरी तरह सफेद दिखाई दे रही थी। पास में रखी एक बाल्टी में उसका मल मूत्र भरा हुआ था, जिससे साफ था कि वह औरत काफी समय से वहीं बंधी हुई थी। लेकिन जैसे ही वह औरत इन्हें देखती है वह गुस्से में चिल्लाने लगती है कि तुम सबने मेरा फायदा उठाया है। उसकी बातें सुनकर जॉन उसके सिर पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वे केबिन के अंदर नजर दौड़ाते हैं और वहां लगा एक कैमरा देखते हैं। इसका मतलब साफ था कि कोई उनकी हर गतिविधि को मॉनिटर कर रहा था। इसी वजह से वे तय करते हैं कि उन्हें उस कंट्रोल सेंटर को ढूंढना होगा जहां से उन पर निगरानी रखी जा रही है। हो सकता है वहीं से उन्हें सच्चाई का पता चल जाए। फिलहाल सभी थके हुए थे, इसलिए वे रात में घर लौटकर आराम करने का फैसला करते हैं। साथ ही ये भी तय करते हैं कि अगले दिन सुबह होते ही वे फिर से जंगल में जाकर खोजबीन शुरू करेंगे। अगली सुबह सभी लोग दोबारा जंगल में खोजबीन करने की तैयारी करते हैं। फैसला किया जाता है कि एक लड़का और गूंगी लड़की घर पर ही रहेंगे, लेकिन वह लड़का जिद करने लगता है कि उसे भी साथ चलना है क्योंकि वह अच्छा निशानेबाज है और उनकी मदद कर सकता है। हालांकि बाकी लोग उसकी बात नहीं मानते और उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। कुछ समय बाद उसे घर के पास से किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। वह गूंगी लड़की को सुरक्षित अंदर बंद कर देता है और उस आवाज की दिशा में भागता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि एक आदमी फेंस में बुरी तरह फंसा हुआ है। वह उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वह करीब जाता है वह आदमी उल्टा फेंस उसके गले में फंसा देता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। उधर जंगल में बाकी लोगों को 2 पुरानी गाड़ियां मिलती हैं। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन दोनों गाड़ियों की चाबियां पहले से ही उनके घर में रखी हुई थी। इसका मतलब था कि इन गाड़ियों का किसी न किसी तरह उनसे संबंध था। लेकिन दिक्कत यह थी कि एक कार इलेक्ट्रिक थी जिसकी बैटरी खत्म होने वाली थी और दूसरी में ईंधन नहीं था। गाड़ियों की जांच के दौरान उन्हें एक फोटो मिलती है। उस फोटो में वहाँ मौजूद लगभग सभी लोग थे सिवाय उस आदमी के जो गड्ढे से बाहर निकला था। ये देखकर कुछ लोगों को यकीन हो जाता है कि वह उनके समूह का हिस्सा नहीं है। इस पर सफाई दी जाती है कि हो सकता है फोटो उसी ने खींची हो, इसलिए वह तस्वीर में दिखाई नहीं दे रहा। तभी गूंगी लड़की वहां पहुंचती है और इशारों में उन्हें अपने साथ आने के लिए कहती है। वह उन्हें उस जगह ले जाती है जहां उनका साथी घायल पड़ा था, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उनका साथी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। उसी समय फेंस में फंसा आदमी फिर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर गड्ढे से निकला आदमी गुस्से में उसे गोली मार देता है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अब सब जानते थे कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उनकी भी जान जा सकती है। इसके बाद गड्ढे से निकला आदमी जॉना और शेरन कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें पास में एक बिल्डिंग दिखाई देती। दोनों वहां पहुंचते हैं और अंदर जाकर एक छोटे बच्चे को देखते हैं। जैसे ही बच्चा जॉना को देखता है वो घबरा कर कहता है, जॉना यहाँ से भाग जाओ वरना कल वो लोग आएंगे और सबको मार डालेंगे। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि बच्चा किन लोगों की बात कर रहा है। इस बीच घर पर ल्यूकस की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वह गूंगी लड़की को भी पकड़ लेता है, लेकिन बाकी लोग मिलकर उसे छुड़ा लेते हैं। दूसरी तरफ जॉना और शेरन उस बच्चे के कमरे में जाने की कोशिश करते हैं, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। जॉना जैसे ही दरवाजा तोड़ने लगता है शेरन के सिर में तेज दर्द होने लगता है, जैसे कोई पुरानी याद लौटने की कोशिश कर रही हो। दोनों को अजीब सा एहसास होने लगता है, मानो उनके बीच कोई गहरा रिश्ता रहा हो। उधर घर में नेथन गूंगी लड़की से इशारों में पूछता है कि वो जिस औरत को खाना खिला रही थी वह कौन थी। लड़की उसकी बात समझ जाती है और उसे उस शेड तक ले जाती है जहाँ वह औरत रहती थी, लेकिन अब वह वहाँ नहीं थी। नेथन आसपास की जगहों की जांच करता है और उसे कुछ दूसरे शेड दिखाई देते हैं। तभी उसकी नजर नीचे पड़े एक चश्मे पर पड़ती है। जैसे ही वह चश्मा पहनता है उसे सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है और उसी के साथ उसकी कुछ पुरानी यादें भी लौटने लगती हैं। तभी नेथन को कहीं से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है और एक कैदखाने तक पहुंच जाता है। वहां वही औरत मौजूद थी जो पहले शेड से भाग गई थी। वह अपनी बाहों में एक छोटी बच्ची को पकड़े रो रही थी, लेकिन उसकी बच्चे की मौत हो चुकी थी। उसे देखते ही नेथन को अचानक कुछ याद आने लगता है। वह उस औरत से कहता है, हेलन, तुम्हारा नाम हेलन है। तुम्हारी बेटी के साथ जो हुआ उसका मुझे दुख है, लेकिन हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते थे। नेथन की बात सुनते ही हेलन गुस्से में उसकी तरफ झपट पड़ती है। ये देखकर नेथन तुरंत उसका सेल लॉक कर देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर आते ही वो एक और डरावना नजारा देखता है। कुछ देर पहले जो लोग मरे हुए पड़े थे वे अब उठकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वहीं उनमें से कई लोग अपना सिर पकड़कर दर्द से चीख रहे थे, जैसे उनके सिर में असहनीय दर्द हो रहा हो। ये सब देखकर नेथन घबरा जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। वहीं दूसरी तरफ गूंगी लड़की अकेली घर लौट आती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि ल्यूकस की हालत अब और खराब हो चुकी है। पहले भी वो उस पर हमला कर चुका था, इसलिए वो डरकर खुद को एटिक के अंदर बंद कर लेती है। उधर ल्यूकस घर की तलाशी लेते लेते बेसमेंट तक पहुंच जाता है, जहाँ उसे एक छिपा हुआ दरवाजा
दिखाई देता है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और जो देखता है वो सब कुछ बदल देता है। वहाँ एक मॉनिटर रूम था, वही जगह जहाँ से घर और जंगल के आसपास लगे कैमरों की निगरानी की जा रही थी। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि बाकी सभी विक्टिम्स वहाँ से भाग चुके हैं। कमरे में एक छोटी साइंस लैब भी थी जिसमें इंसानों के ब्रेन जार्स में रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई गैरकानूनी रिसर्च चल रही हो। कई रिकॉर्डिंग्स और फाइलें देखने के बाद उसे एक कैमरा फुटेज मिलती है और उसी फुटेज से सच्चाई सामने आने लगती है। उसे पता चलता है कि इन सभी प्रयोगों के पीछे खुद जोना था। वह सिर्फ बाकी लोगों पर ही नहीं बल्कि ल्यूकस पर भी एक्सपेरिमेंट कर चुका था। यह देखकर ल्यूकस पूरी तरह हैरान रह जाता है। अब सीन बदलता है और जोना व शेरन उस बिल्डिंग से वापस लौट रहे होते हैं। रास्ता शांत था लेकिन अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक बड़ा पेड़ गिर जाता है। जोना तुरंत गाड़ी रोकता है और उसे हटाने के लिए नीचे उतरता है। तभी उसकी नजर आसपास घूम रहे कुछ अजीब लोगों पर पड़ती है। वे सभी लोग इन्फेक्टेड थे, पागलों की तरह बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनका दिमाग पूरी तरह खत्म हो चुका हो। इसी बीच जोना गलती से उन लोगों को आवाज लगा देता है और अगले ही पल वे सभी कुल्हाड़ियां लेकर उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। घबराकर जोना और शेरन गाड़ी में बैठते हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि बैटरी खत्म हो चुकी थी। जोना नीचे उतरकर धक्का लगाने लगता है जबकि शेरन डर के मारे कांप रही होती है। तभी शेरन नोटिस करती है कि वे लोग अचानक रुक गए हैं और पीछे हटने लगे हैं जैसे वे किसी चीज से डर रहे हो। जब वो ध्यान से देखती है तो सामने पेड़ों पर कई लाशें लटकी हुई दिखाई देती हैं। शायद उन्हीं लाशों की वजह से वे इन्फेक्टेड लोग पीछे हट रहे थे। फिलहाल दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और गाड़ी लेकर वापस घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते ही ल्यूकस उनका इंतजार करता हुआ मिलता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह शेरन को एक कैमरा पकड़ाते हुए कहता है कि सच्चाई खुद देख लो। कैमरा ऑन करते ही शेरन को रिकॉर्डिंग्स दिखाई देती है और उसे भी लगने लगता है कि जोना ही इन सब के पीछे है। उसके अपने हाथों पर भी इंजेक्शन के निशान थे। ये देखकर उसे शक होने लगता है कि शायद जोना ने उस पर भी कोई प्रयोग किया था। अब हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। ल्यूकस गुस्से में जोना पर गन तान देता है जबकि जोना उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन ल्यूकस उसके ऊपर बंदूक से हमला कर देता है जिससे जोना बेहोश हो जाता है। इसके बाद ल्यूकस उसे घसीटते हुए उस गड्ढे तक ले जाता है जहाँ से वह पहली बार बाहर निकला था। लेकिन जैसे ही वह उसे नीचे फेंकने वाला होता है जोना को होश आ जाता है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है मगर ल्यूकस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। आखिर में वो जोना को उसी गड्ढे में धक्का दे देता है। नीचे गिरते ही जोना के दिमाग में तेज तेज फ्लैशबैक आने लगते हैं। उसे अपनी पुरानी यादें, एक्सपेरिमेंट्स और वही लड़की दिखाई देने लगती है जो उसके विजन में बार बार आ रही थी। अब उसे उसी गड्ढे में उस लड़की की लाश दिखाई देती है। इसके साथ ही कई बातें धीरे धीरे साफ होने लगती है। इधर ल्यूकस वापस घर लौट आता है और शेरन से गाड़ी की चाबी मांगता है। जब शेरन उससे नेथन के बारे में पूछती है तो वह कुछ भी याद नहीं कर पाता। तभी शेरन को एहसास होता है कि ल्यूकस भी धीरे धीरे उन्हीं साइको लोगों की तरह बदल रहा है जिन्हें उन्होंने बाहर देखा था। कुछ ही देर बाद उसका शक सच साबित हो जाता है। ल्यूकस फिर से गूंगी लड़की पर हमला कर देता है। वह किसी तरह खुद को छुड़ाकर एटिक की तरफ भागती है लेकिन ल्यूकस उसे दोबारा पकड़ लेता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी सही समय पर शेरन वहाँ पहुँच जाती है और गूंगी लड़की को बचा लेती है। उसके हाथ में गन थी लेकिन ल्यूकस खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद गूंगी लड़की एक पल भी बर्बाद नहीं करती। वह तुरंत ओपन ग्रेव की तरफ जाती है और जोना को दोबारा बाहर निकाल लेती है। शायद उसे जोना के बारे में कुछ ऐसा पता था जो बाकी किसी को नहीं मालूम था। जोना जब वापस लौटने लगता है तो रास्ते में उसे वही बिल्डिंग दिखाई देती है जहाँ उसने उस बच्चे को देखा था। बच्चे ने उसे बताया था कि 18 तारीख को वे लोग आने वाले हैं। यही बात उसके दिमाग में घूम रही थी, इसलिए वो दोबारा उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अंदर उसे एक आदमी और एक औरत दिखाई देते हैं लेकिन दोनों अब इंसान नहीं रहे थे। वायरस ने उन्हें भी पूरी तरह ज़ॉम्बी बना दिया था। वह औरत जोना को देखते ही उसके ऊपर हमला करने के लिए झपट पड़ती है और उसकी चाबियां नीचे गिर जाती हैं। वह औरत तुरंत चाबियां उठाकर अपने मुंह में डाल लेती है। मजबूर होकर जोना उसे गोली मार देता है। इसके बाद वह चाबियां निकालता है और वहां से बाहर निकल जाता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर वह देखता है कि वही बच्चा और उसका परिवार गाड़ी में बैठकर वहां से जा रहे हैं। जोना उन्हें रोकना चाहता है और उनसे बात करना चाहता है लेकिन वह परिवार बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तभी जोना की नजर कुछ वैक्सीन के शीशों पर पड़ती है। वह उन्हें उठाता है और जैसे ही ध्यान से देखता है उसकी आंखों के सामने पुराने पल चमकने लगते हैं। असल में वही इस वैक्सीन का निर्माता था। वह किसी को ज़ॉम्बी बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था बल्कि उस वायरस का इलाज ढूंढ रहा था जो पूरी दुनिया में फैल चुका था। ये वायरस इंसानों को पागल बना देता था। वे अपनी पहचान खोकर एक दूसरे पर हमला करने लगते थे। इसी खतरे को रोकने के लिए जोना ने दिन रात मेहनत करके ये वैक्सीन तैयार की। धीरे धीरे जोना को याद आने लगता है कि इस आइलैंड पर वे सभी लोग लाए गए थे जो पहले से इस वायरस से संक्रमित थे। इन्हीं लोगों पर वह इलाज का परीक्षण कर रहा था। यही उसे एक पेपर मिलता है जिससे पता चलता है कि उसे खुद मिलिट्री ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ भेजा था। उन्हें 18 अप्रैल तक का समय दिया गया था और चेतावनी दी गई थी कि अगर तब तक इलाज नहीं मिला तो सेना यहाँ आकर सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार डालेगी। तभी उसे एक और
बड़ा झटका लगता है। वह देखता है कि जिस आदमी के जरिए वह इस वैक्सीन को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता था वह अब इसी आइलैंड पर मरा पड़ा है। इसका मतलब था कि मिलिट्री तक वैक्सीन कभी पहुंची ही नहीं। अब सेना यही समझेगी कि जोना इलाज ढूंढने में नाकाम रहा और वे यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डालेंगे। इसके बाद जोना को अपनी गाड़ी में पड़े कुछ सामान से याद आता है कि शेरन उसकी गर्लफ्रेंड है और नेथन उसका भाई। उनके शरीर पर जो इंजेक्शन के निशान थे वे इसी वैक्सीन के थे जो जोना ने उन्हें बचाने के लिए लगाई थी। लेकिन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की वजह से सभी की याददाश्त चली गई थी। इससे पहले कि जोना जाकर ये सब शेरन और नेथन को बता पाता तभी वहाँ ल्यूकस आ जाता है। वह गुस्से में जोना का गला दबाने लगता है, लेकिन आत्मरक्षा में जोना पास पड़ा एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद फ्लैशबैक के जरिए पूरी सच्चाई सामने आती है। असल में ये पूरा ग्रुप यहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए आया था, लेकिन नेथन की एक गलती से वो लड़की आजाद हो गई थी जिस पर जोना इलाज का परीक्षण कर रहा था। वह लड़की सभी को मारने पर उतारू हो गई थी, लेकिन जोना ने बाकी लोगों की जान बचाने के लिए उसे मार दिया था। उसी लड़की को दफनाने के लिए जब जोना ओपन ग्रेव के पास गया था तभी एक इन्फेक्टेड ने पीछे से धक्का देकर उसे उसी गड्ढे में गिरा दिया था। वहाँ से बचने के लिए उसने खुद को वैक्सीन का इंजेक्शन लगा लिया था। इसी वजह से उसकी जान तो बच गई लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। अब कहानी आगे बढ़ती है। नेथन किसी तरह भागते हुए उस पुरानी बिल्डिंग तक पहुंचता है। वहाँ शेरन उसे देखते ही दौड़कर गले लगा लेती है। इसी से पता चलता है कि दोनों की यादें धीरे धीरे लौट रही थी। तभी अचानक इन्फेक्टेड लोगों के झुंड ने उनके घर पर हमला कर दिया। उन्हें देखते ही नेथन तुरंत घर का दरवाजा लॉक कर देता है और शेरन को लेकर सोफे के पीछे छिप जाता है। दूसरी तरफ जोना पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह जल्दी से घर पहुंच सके, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। ये देखकर वह पैदल ही घर की ओर दौड़ पड़ता है। उधर शेरन और नेथन सोफे के पीछे छिपकर इन्फेक्टेड लोगों पर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी बीच सुबह हो जाती है। आज 18 तारीख थी, वही तारीख जिसका जिक्र उन्हें पहले मिला था। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल इन्फेक्टेड लोगों पर गोलियां बरसने लगती हैं और वे एक एक करके मारे जाने लगते हैं। यह देखकर नेथन को अचानक कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि 18 तारीख को मिलिट्री एक रेस्क्यू टीम भेजने वाली थी। यह याद आते ही नेथन खुशी से बाहर निकल पड़ता है। वह जंगल की तरफ भागते हुए चिल्लाने लगता है, गोली मत चलाना, हमें मदद चाहिए। लेकिन अगले ही पल कई सैनिक उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और बिना कोई मौका दिए गोलियों से भून देते हैं। असल में बढ़ते हुए इन्फेक्शन की वजह से मिलिट्री ने रेस्क्यू ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। जिन इलाकों में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका था वहाँ वे किसी को बचाने नहीं बल्कि सभी को खत्म करने पहुंचे थे। जोना वहाँ पहुंच चुका था और अपने भाई की मौत अपनी आंखों के सामने देखता है। शेरन भी बाहर निकली थी, लेकिन गोली चलने की आवाज सुनते ही छिप जाती है। जोना उसे पकड़कर मिलिट्री से बचाने की कोशिश करता है। तभी एक इन्फेक्टेड औरत पीछे से आकर शेरन पर हमला कर देती है और उसकी पीठ में चाकू मार देती है। जोना किसी तरह उस औरत को मार देता है, लेकिन उसका काफी खून बह चुका था। जोना जानता था कि अब वह उसे कहीं नहीं ले जा सकता, क्योंकि सेना का मकसद वहाँ मौजूद सभी लोगों को खत्म करना था। तभी उसकी नजर ओपन ग्रेव पर पड़ती है जहाँ मरे हुए लोगों के शव पड़े थे। वह शेरन को उठाता है और उसके साथ उसी गड्ढे में कूद जाता है। वह शेरन को बेहोशी का इंजेक्शन और खुद को वैक्सीन का एक डोज लगा लेता है। बेहोश होने से पहले शेरन जोना को एक नोट देती है। उस नोट में उसने अपने अतीत और उनके रिश्ते के बारे में सब कुछ लिखा था ताकि जागने के बाद उसे सब याद रह सके। इसके बाद मिलिट्री वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ मौजूद सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार देती है। उन शवों के बीच उस छोटे बच्चे की लाश भी थी, वही बच्चा जो जोना को बार बार चेतावनी दे रहा था। कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो जोना को फिर से होश आता है, लेकिन वह दोबारा सब कुछ भूल चुका था। शेरन, नेथन, एक्सपेरिमेंट, वायरस, वैक्सीन, सब कुछ। इतना ही नहीं, वह नोट भी कहीं खो चुका था जिसमें सारी सच्चाई लिखी हुई थी। यानी कहानी फिर से वहीं पहुंच जाती है जहां से शुरू हुई थी। अब जोना मदद के लिए पुकारता है। तभी पहले की तरह वही गूंगी लड़की दोबारा आती है और रस्सी फेंककर उसे बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वह उसे उस जगह ले जाती है जहाँ हजारों मरे हुए शरीर पड़े थे। अब क्या जोना इस बार सब कुछ याद रख पाएगा या इतिहास फिर खुद को दोहराएगा? ये जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा अगले पार्ट का। लेकिन क्या होगा अगर ये मरे हुए लोग अचानक हवा में उड़ने लगे और एक जगह पर इकट्ठा होकर घूमने लगे? जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करो।